गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। जैसा कि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं प्राइवेट के, और माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर के स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोनों यूनिवर्सिटीज़ में सिलेबस सेम है और ये एमए का पेपर है एजुकेशन का, डिस्टेंस एजुकेशन, जो कि ऑप्शनल पेपर है। तो 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, सीधा बहुत जल्दी डिस्कस करूँगा। मैंने टिक लगा दिए हैं, सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की के अकॉर्डिंग है और अभी भी है उस पर वो आंसर की। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो तो आप गूगल पे अपना जो थ्योरी, लिटरेचर, जो भी कुछ आपके पास है, तो आप उससे आंसर कंफर्म कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरा 6396242878 पर आप पीडीएफ भी परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिएगा तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको जो हैं, जो भी मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं, तो वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सिर्फ मैसेज कीजिएगा। चलिए, तो आप सभी को परीक्षाओं की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दें। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा, एमए एजुकेशन सोल्ड पेपर सेकेंड ईयर। तो जैसे मैं कुछ वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो उसमें ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा समय निकाला है मैंने आप लोगों के लिए। चलिए, क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसका प्राथमिक उद्देश्य आईसीटी के उचित उपयोग के साथ टीवी के माध्यम से देश भर में उच्च शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसार करना है? तो वो है CEC, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, तो CEC। सेकंड, विश्वविद्यालय जो अपने स्वयं के चैनल के माध्यम से इंटरैक्टिव शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है, तो वो है इग्नू। आप सभी जानते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में इग्नू चलती है ना। डिस्टेंस एजुकेशन में अग्रणी नाम है इग्नू का। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से मुक्त विश्वविद्यालय जो कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, और उत्तराखंड में है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, तो उससे रिलेटेड है कि मुक्त विश्वविद्यालय में से कौन सी अनुदेशन विधि नहीं है? तो वो है ऑप्शन ए, आमने सामने बैठकर सीखना। नंबर 4 कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, हम इसे इंग्लिश में यूजीसी कहते हैं, कि इसके इनसेट उच्चतर शिक्षा दूरदर्शन परियोजना को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है देशव्यापी कक्ष। पत्राचार शिक्षा निर्भर करती है, तो ये देखिए स्वाध्याय पर भी नहीं करती और कक्षा शिक्षण पर भी नहीं करती है। तो डी जो है इसमें से करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। SLM है। तो अब देखिए यहाँ पर आपसे कुछ 5-7 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं जिनके फुल नेम आपको पता हो, जैसे UGC है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। तो इसी तरीके से पूरा नाम है इसका सेल्फ लर्निंग मटेरियल। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन टेली कॉन्फ्रेंसिंग से संबंधित नहीं है? तो सीधी सी बात है, पुस्तक ही होगी, बुक ही होगी, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड नहीं है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त अधिगम है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, CAL, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, को इस रूप में भी जाना जाता है, तो वो है व्यक्तिक अधिगम। ठीक है। चलिए, अधिगम मतलब इंग्लिश में इसे लर्निंग कहते हैं, पर्सनल लर्निंग। ऑप्शन ए करेक्ट है। मल्टीमीडिया उपागम का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए उपागम मतलब अप्रोच, तो वो होता है डिस्टेंस एजुकेशन में, दूरस्थ शिक्षा में। बहुत इजी पेपर है ये, काफ़ी बच्चे लेते हैं इसको। अच्छा, भारत में शैक्षिक टेलीविज़न का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 1959 में हुआ, 1959 में। 11 दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है तीनों ऑप्शन ही इसमें शामिल हो सकते हैं कि व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुसार लचीला यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार हम उसमें चेंजेस कर सकें, बदलाव कर सकें। विभिन्न प्रकार के दत्त कार्यों का समावेश भी होना चाहिए और प्रायोगिक कार्यों पर अधिक बल, जो प्रैक्टिकल्स वर्क होते हैं उन पर भी फोकस ज़्यादा किया जाना चाहिए।
तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। इग्नू की स्थापना किस वर्ष हुई? जाहिर सी बात है 1985 में हुई। किस वर्ष उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? सन 1998 में, 1998 में। देखिए ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र ओपन जो है यूनिवर्सिटी है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप वर्धा यूनिवर्सिटी जैसे राजस्थान की है, उत्तराखंड में एक है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, ऐसी राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश की है, बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई 1998 में, याद रखिएगा। अच्छा, भारत में पहला मुक्त विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? तो सन 1982 में किया गया था। ठीक, निम्नांकित में से भारत का प्रथम राज्य मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? यानी जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? स्टेट लेवल की जो है आपसे पूछी जा रही है, तो वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 16 कि 16 मई 1991 में इग्नू के मैनेजमेंट बोर्ड ने निरूपित किया। तो इन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन परिषद को हम इंग्लिश में काउंसिल बोलते हैं, है ना, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, तो वो पास किया उसको। विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कब और कहाँ स्थापित हुआ था? ये यूके में हुआ था 1959 में। ठीक है, सॉरी 69 में, 1969 में। 18 निम्नांकित में से मुक्त विश्वविद्यालय की कौन सी अनुदेशन विधि नहीं है? देखिए आमने सामने बैठकर सीखना ये अनुदेशन विधि नहीं होती, ऑप्शन बी करेक्ट है। निम्न में से कौन सी एजेंसी उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है? देखिए यूजीसी ही करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ध्यान रखिएगा। मल्टीमीडिया उपागम का प्रयोग किया जाता है, ये इसी क्वेश्चन को घुमा दिया है। अब इन्होंने जहाँ पर क्वेश्चन दिया था अब उसको आंसर बना दिया, जहाँ आंसर दिया था इसको क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, जो 9 नंबर का क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है ना। तो दूरस्थ शिक्षा में, डिस्टेंस एजुकेशन में। अच्छा, दूरस्थ शिक्षा है जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो क्या है? वो सतत शिक्षा भी है, यानी कि कंटिन्यूस एजुकेशन भी है, वो पत्राचार शिक्षा भी है, इंग्लिश में कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन, और वो एक ओपन एजुकेशन भी है ना। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि जो डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। देश की दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की मांग को कौन सा सैटेलाइट पूरा करता है? ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वो है GSAT-3। भारत में दूरस्थ शिक्षा महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है भाई। जनसंख्या भी अधिक हो गई है और विषम भौगोलिक परिस्थितियां भी हो गई हैं और कुछ सुविधाओं का अभाव भी हो गया है, तो तीनों ये आंसर सम्मिलित हो सकते हैं, तो इसलिए डी करेक्ट है कि ये सभी। 25 निम्न में से कौन सी दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, कठोर प्रवेश प्रणाली। ठीक है, ये नहीं है। अगर कठोर प्रवेश प्रणाली होगी तो फिर डिस्टेंस एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। 26 है, दूरस्थ शिक्षा सीखने वाले पर निर्भर करती है। बिल्कुल ये कथन सत्य ही है, ये असत्य हो नहीं सकता। दूरस्थ शिक्षा में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शामिल करता है, तो वो संग्रहण, संस्करण और पुनः निकलना, ये तीनों ही शामिल करता है। तो डी इसका राइट ऑप्शन है ना, डी ये सभी। अच्छा, दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार है, तो वो होता है निरौपचारिक शिक्षा का। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी करेक्ट है। दूरस्थ शिक्षा बल देती है, तो वो देती है ऑप्शन बी, द्विदिशिक संचार का। ठीक, ध्यान रखिएगा।
थोड़ा सा मजबूरी है कि इसका इंग्लिश का वर्जन मेरे को अवेलेबल नहीं हो पाया है, नहीं तो मैं उसके साथ ही जैसे ओरिजिनल बुकलेट अपलोड करता हूँ वो तो बेस्ट ही होती है। चलिए कोई बात नहीं, जो चीज़ मिल जाए। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन कि दूरस्थ शिक्षा पर प्रथम कथन किस रिपोर्ट में दिया गया। ये नेट में भी आता है जी ये वाला क्वेश्चन। तो डिस्टेंस एजुकेशन पर जो पहला स्टेटमेंट दिया वो कोठारी आयोग ने दिया। बड़ा ही इम्पोर्टेंट आयोग था कोठारी आयोग, ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का अर्थ है, तो उसमें देखिए निष्पत्ति की पहचान, पृष्ठ पोषण और निदान तीनों ही हैं, तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने वर्गों में बांटा, तो भैया ये तो फिक्स ही है 6। प्रक्षेपित यानी कि प्रोजेक्टेड साधनों की तुलना में अप्रक्षेपित साधन हैं, तो वो हैं कम प्रभावी, ऑप्शन ए करेक्ट है। इंटरनेट एवं इंट्रानेट में प्रमुख भेद है, जो मतलब डिफरेंट है, वो किसका होता है, वो स्पेस का है, स्थान का है ना, ऑप्शन ए। स्मृति, बोध तथा चिंतन स्तर है, तो ये सारे हैं शिक्षण के, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट 36 शिक्षण मशीन को विकसित किया था, सिडनी एल प्रेसी ने, है ना, ये नाम याद रख लीजिएगा, सिडनी एल प्रेसी। चलिए नेक्स्ट है 37 निम्नांकित में से कौन द्विआयामी, जिसे हम इंग्लिश में डायमेंशियल एजुकेशन बोलते हैं, तो शिक्षण सामग्री नहीं है, तो वो है मॉडल, ठीक है। प्रणाली के संबंध में क्या अप्रासंगिक है, तो वह सीखना, लर्निंग। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण होते हैं, तो वो विश्वसनीय भी होते हैं और वो वैध भी होते हैं, यानी कि वैलिड, तो सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से किस स्तर के शिक्षण में छात्र अधिक क्रियाशील रहते हैं तथा शिक्षक की भूमिका लेजेस फेयर के समान गौण होती है, गौण यानी कि सेकेंडरी होती है, तो वो होता है चिंतन स्तर शिक्षण, ऑप्शन ए करेक्ट है। ट्रांसपेरेंसीज को लिखने के लिए किस प्रकार के पेन का प्रयोग करना चाहिए, तो वो होता है मार्कर पेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए कम प्रभावी तकनीक है क्रिएटिविटी को, तो वो आपका है भूमिका निर्वहन, मस्तिष्क विप्लव और खेल प्रविधियाँ, तो ये सभी ही हैं, ठीक है ना, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, तो तीनों ही इसमें शामिल हैं। विभिन्न शिक्षण साधनों द्वारा प्रदान किए गए अनुभवों का प्रत्यय किसने दिया, तो भाई वो दिया है एडगल डेल ने, ये नाम है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब समूह शिक्षण का अर्थ है, अब समूह शिक्षण का अर्थ है, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें, कि शिक्षकों का एक समूह विद्यार्थियों को पढ़ाता है। वीडियो टेप, OHP, रेडियो, टीवी और किताबें उदाहरण हैं, किसके हैं, ये हैं कठोर शिल्प उपागम के, ठीक है। नेक्स्ट है WWW सूचना संसाधनों का नेटवर्क है जो जोड़ता है, तो वो मल्टीमीडिया और टेक्स्ट दोनों को जोड़ता है, तो इसलिए ए और बी दोनों को जोड़ता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन सी कंप्यूटर आधारित अनुदेशन सामग्री नई अवधारणा को सीखने में प्रयोग की जा सकती है, तो वो होती है ट्यूटोरियल। हम अक्सर क्लास वर्ड यूज़ करते हैं, है ना, कि भाई क्लास, अब क्लास का भी फुल नेम होता है, वो क्या होता है, CLASS, तो वो बनाया है इन्होंने कंप्यूटर से रिलेटेड, कि ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल्स, पहले नहीं थी, अब इन्होंने कुछ टाइम पहले इसको तैयार किया है, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज़ इन स्कूल। सूचना एवं संचार तकनीक में शामिल है, तो देखिए इसमें ऑनलाइन अधिगम,
एडुसेट के प्रयोग द्वारा अधिगम और वेब आधारित अधिगम, तो ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। अच्छा, www दर्शाता है, यानी कि पूरा नाम आप सब जानते ही होंगे, वर्ल्ड वाइड वेब होता है ना। निम्नांकित में से शिक्षा की कौन सी औपचारिक संस्था नहीं है? देखिए औपचारिक पूछ रहा है, फॉर्मल, तो समुदाय। विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय तीनों हैं, ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन जहाँ बच्चा लेता है, लेकिन समुदाय यानी कि कोई ग्रुप अगर बना लिया जाए तो वहाँ पर केवल इनफॉर्मल ही डिस्कशन हो सकता है, फॉर्मल एजुकेशनल डिस्कशन नहीं हो सकता। चलिए 52 है, मुक्त दूरस्थ शिक्षा कोर्स को मान्यता प्रदान करने का नियामक प्राधिकार मतलब अथॉरिटी निम्न में से किसके पास है? तो वो है DEB के पास, ठीक है। भारतीय परिस्थिति में दूरस्थ शिक्षा संस्थान ज़्यादातर किस रूप में कार्य कर रहे हैं? वो कर रहे हैं दोहरी प्रणाली संस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अधिगम हेतु पत्राचार का तरीका चाहे लिखित हो या अभ्यासी हो का प्रयोग कहलाता है, तो वो दूरस्थ शिक्षा ही कहलाती है ना, डिस्टेंस एजुकेशन। अच्छा, दूरस्थ अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह शिक्षण वहाँ होता है जहाँ, तो ऑप्शन डी कि शिक्षक और छात्र अलग अलग समय और स्थान पर होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, दूरस्थ शिक्षा का प्रारंभिक तरीका क्या था? तो पहले ये था पत्राचार के माध्यम से शिक्षा होती थी। अच्छा, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संवाद क्या होता है? तो होता है संरचित और संवादात्मक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को वित्त प्रदान करती है, यानी कि इग्नू को करती है? तो वो होता है शिक्षा मंत्रालय, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब कुछ कंप्यूटर के आपके क्वेश्चन हैं। देखिए रैम, तो रैम का पूरा नाम होता है, आपका सब जानते होंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CD रोम का आशय है, तो CD रोम का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है, और रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी। एक ईमेल की रचना में होते हैं 2 भाग होते हैं। HTML का प्रयोग किसके सृजन में होता है? वो वेब पेज के सृजन में होता है। इंटरनेट पर कंप्यूटर पहचाने जाते हैं, सीधी सी बात है, उनका IP एड्रेस होता है ना, IP पते के द्वारा। HTML का आशय यानी आपको पूरा नाम बताना है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक। अब निम्नांकित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन पर प्रयोग करता है? तो वो सीधी सी बात है कि जिसका फ़ोन एंड्रॉयड होगा वही कर पाएगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक प्रकार का है, क्या है? ये ब्राउज़र का है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रोग्रामिंग की भाषा नहीं है? ठीक है, देखिए पास्कल भी है, C++ भी है और जावा भी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि नहीं पूछा है उसने आपसे क्वेश्चन में। कंप्यूटर वायरस है, तो कंप्यूटर वायरस जो है वो सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए। एक पर्सनल कंप्यूटर के सर्किट बोर्ड पर कई चिप्स लगे रहते हैं जिन्हें कहते हैं, तो जाहिर सी बात है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। ALU का आशय है, यानी कि आपसे कंप्यूटर का फुल नेम पूछ रहा है इसमें ALU का, ठीक। तो ALU का फुल नेम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। संस्थाओं के अंदर आंतरिक संचार होता है, वो LAN का होता है, LAN, ठीक है, LAN, मैन, वैन, ठीक। प्रथम वेब ब्राउज़र है, तो वो होता है www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो क्रोम जो है वो सर्च इंजन नहीं है।
अच्छा, अब आपने ऑनलाइन कोचिंग के लिए पिछले कुछ सालों में मूक का नाम सुना होगा, MOOC। तो जो मूक है उसका पूरा नाम है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आप कुछ भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा सर्टिफिकेट भी मिलेगा, एजुकेशन भी है और उसका एग्ज़ाम भी होता है। ठीक है, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। निम्न में से कौन एक आउटपुट उपकरण नहीं है? तो देखिए, आउटपुट उपकरण पूछ रहा है आपसे, तो कीबोर्ड, ठीक, NMEICT का अभिप्राय है। तो फुल नेम पूछ रहा है आपका, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। विश्वविद्यालय जो पारस्परिक सहगामी कार्यक्रम अपने चैनल पर प्रसारित करता है, ठीक है, कौन सा? इग्नू करता है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा पुस्तकालयों की, यानी कि जो लाइब्रेरी हैं उनकी नेटवर्किंग को जाना जाता है, तो जाना जाता है इनफिलबिनेट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। दूरस्थ शिक्षा दी जाती है, तो वो अनुदेशन तकनीक के द्वारा भी, शिक्षण तकनीक के द्वारा भी और शैक्षिक तकनीक के द्वारा भी दी जाती है, तो डी राइट ऑप्शन है। दूरस्थ शिक्षा में शैक्षिक परामर्श है, तो जाहिर सी बात है वो शिक्षण परामर्श भी हो सकता है और वो सामान्य परामर्श भी हो सकता है, तो इसलिए सी आंसर करेक्ट है, ए और बी दोनों। अतीत में दूरस्थ शिक्षा का नाम था, अतीत मतलब पहले, पास्ट में, वो था पत्राचार शिक्षा, उसे हम कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन बोलते थे। दूरस्थ शिक्षा में पाठ, अब ये भी तीनों शामिल हैं ऑप्शन, कि उद्देश्यपूर्ण तरीके से डिज़ाइन होते हैं, परस्पर संवाद होते हैं, सावधानी पूर्वक योजना की आवश्यकता होती है, तो डी राइट ऑप्शन है उपयुक्त सभी। एक अंग्रेज जिसे दूरस्थ शिक्षा के पथ प्रदर्शक का श्रेय जाता है, वो है आइजैक पिटमैन। इनमें से कौन दूरस्थ शिक्षा के पक्ष में है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कि दूरस्थ शिक्षा समय तथा स्थान से स्वतंत्र अधिगम तक पहुंच स्थापित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 87। दूरस्थ शिक्षा में मूल्यांकन का निर्धारण सतत होता है, जिसे इस रूप में भी प्रयोग में भी जाना जाता है, तो दोनों ही होते हैं, निर्माणात्मक निर्धारण और संकालात्मक निर्धारण, तो सी राइट है, ए और बी दोनों। इनमें से कौन इग्नू के विशेष शैक्षणिक चैनल के रूप में जाना जाता है? देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो होता है ज्ञान दर्शन, ठीक है ना, ये इग्नू का है। अब दूरस्थ शिक्षा की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? तो वो है औपचारिक शिक्षा पद्धति। ठीक, दूरस्थ शिक्षा में छात्र सहायक सेवाएं हैं, तो तीनों हैं, वो संपर्क सेवा भी हो सकती है, वो पुस्तकालय एवं अध्ययन केंद्र सेवा भी हो सकती है, और वह सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर सेवा भी हो सकती है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है ना। चलिए, ये सभी निम्नांकित में से कौन शिक्षा की औपचारिक संस्था नहीं है? तो सीधी सी बात है, नहीं पूछा है, तो वो है समाज, क्योंकि विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तीनों में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, समाज में नहीं पढ़ते। समाज में इनफॉर्मल एजुकेशन तो चल सकती है, बट फॉर्मल एजुकेशन नहीं चल सकती। इनसेट का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो वो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। डी स्कूलिंग सोसाइटी के लेखक कौन है? वो है इवॉन इलिच। भारत के किस राज्य में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? आंध्र प्रदेश में हुई थी। निम्नांकित में से कौन द्वैत प्रणाली विश्वविद्यालय नहीं है? तो वो है इग्नू। भारत में उच्चतर शिक्षा के नामांकन में औपचारिक शिक्षा की प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा की प्रणाली दोनों का योगदान है,
और दूरस्थ शिक्षा का योगदान है औपचारिक शिक्षा का 25%। शिक्षण अधिगम के उच्चतर उद्देश्यों का आकलन किया जाता है, तो वो होता है निबंधात्मक परीक्षण द्वारा। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वो वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता तीनों हो सकती हैं, तो डी राइट ऑप्शन है ये सभी। संप्रेक्षण की प्रकृति होती है, तो देखिए द्विमार्गी भी हो सकती है, गत्यात्मक यानी कि डायनामिक प्रोसेस भी हो सकता है, द्विमार्गी मतलब टू वे प्रोसेस भी हो सकता है, और मनोसामाजिक प्रक्रिया भी हो सकती है, तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। और लास्ट है कि शिक्षण के मूल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है, तो वह है रॉबर्ट ग्लेसर। तो ये स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन पेपर मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, समय ना होते हुए भी मैंने आपको ये पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया। बस वैसे तो सोचा था कि 20-30 क्वेश्चन कराऊं, बट करा दिया क्योंकि सोचा कुछ हेल्प हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट्स वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और 2-3 पेपर मैंने और अपलोड कर रखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा MA एजुकेशन सोल्ड पेपर, तो आपको उनसे भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।